Hello, near and dear. I wish you all the best. Let's start the topic which has been published in the Hindu editorial for equal treatment. तो इस आर्टिकल को शुरू करने से पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि इंग्लिश एज बाय एस के विद्यार्थी, ये मेरा यूट्यूब चैनल है और आप इस आर्टिकल्स के टच में रहना चाहते हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लें और जरा देखते हैं कि आज के इस आर्टिकल्स में क्या बातें निकल करके सामने आई है। ये है क्या? यह आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के जैसा डिसेबल पर्सन के लिए भी, दिव्यांग के लिए भी कही गई है, जजमेंट आई है कि उनको बराबर मिले, बराबर दर्जा मिले। जितना रिजर्वेशन उनको मिलता है शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब को, उतना ही रिजर्वेशन दिया जाए। किनको? तो जो डिसेबल है। पहले थोड़ा इसको जानने से पहले ये बातें समझ लेना जरूरी होगा कि हमारे फंडामेंटल राइट्स कितने हैं। तो जो हमारे टोटल फंडामेंटल राइट्स है वह पार्ट 3 में रखा गया है। इस पार्ट 3 के 6 कैटेगरी है और 6 कैटेगरी में जो इसको रखा गया है, जो टोटल आर्टिकल 12 से शुरू होकर 35 तक है। और इसमें जो 6 कैटेगरी है उसमें है इक्वालिटी है, हमारा राइट्स टू इक्वालिटी की बात होती है, जो पहला उसका कैटेगरी है। इस कैटेगरी के अंतर्गत जो आर्टिकल्स 14 to 18 आते हैं। उसके बाद जो दूसरा कैटेगरी आता है वो राइट टू फ्रीडम का है हमारा। और ये राइट टू फ्रीडम जो है हमारा 19 से 22 तक है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, ये हमारा 23 से 29 तक है। ये राइट टू फ्रीडम एंड रिलीजन की जब बात होती है तो वो 25 से 28 तक आता है। कल्चरल एंड एजुकेशन की बात करें तो 29 to 30 है। और खासकर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी की बात करते हैं तो 32 to 35 होता है। और आर्टिकल्स 32 को ये हमारा संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल क्या कहा गया है, हार्ट एंड सोल इसको कहा जाता है। तो इसी के तहत जो हमारे डिसेबल पर्सन है, जो हमारे समाज को, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम है, बहुत सारी समस्याएं हैं और इसीलिए कहा गया है कि उनको ये ट्रीट किया जाए, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिला जाए, दिया जाए, उनके तरह दिया जाए जैसा जितना जो है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को ये मिलता है। ऐसा नहीं है कि ये अचानक आई है। एक यूनिवर्सिटी की स्थिति में जब एडमिशन की बात हुई थी, शायद एडजेक्ट 2012 या 16 का बात है, वो आर्टिकल्स सामने देखेंगे तो पता चल जाएगा। उसमें क्या हुआ था कि SC/ST को 10% और डिसेबल के लिए 5% था। फिर वहां पर देखा गया कि डिस्क्रिमिनेटी थी, भेदभावपूर्ण हो गई। यदि वही दिव्यांग उसी कैटेगरी के यदि आते हैं और दिव्यांग कोटे से आएंगे तो उनको 5% मिलेगा, और वही कैटेगरी में SC/ST से जब आते हैं तो उनको 10% मिलेगा। तो ये भेदभावपूर्ण था। इसी का ये जो कोर्ट फाइल हुआ तो दिल्ली कोर्ट पहले ही इस बात को
जजमेंट दे दिया गया था और इसी को अब सुप्रीम कोर्ट क्या किया है, उस हाई कोर्ट तो पहले जजमेंट दे ही दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को सही माना और उस पर अपनी मुहर लगा दिया है कि एक सेंसस 2001 के सेंसस जो देखा गया है, इस जनगणना में भी देखा गया कि इलिटरेसी आज तक में सबसे ज्यादा डिसेबल का ही है, दिव्यांग का ही है, 51% देखा गया है। यदि उनका रिप्रेजेंटेशन की बात करूं किसी भी सेक्टर में, चाहे एम्प्लॉयमेंट सेक्टर की बात हो या प्रतिनिधित्व कहीं करने की बात हो, जनप्रतिनिधित्व की बात हो, पॉलिटिक्स की भी बात करें तो उनका प्रतिनिधित्व बहुत कम मिलता है। प्राइवेट सेक्टरों में देखा जाए तो उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है, उनको उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलते हैं जितना उनको मिलना चाहिए। लेकिन दिव्यांग तो सभी वर्ग में होते हैं, डिसेबल तो सभी वर्ग में होते हैं। ये जाति धर्म को नहीं देखता है, विकलांगता तो किसी में भी आती है। तो इस तरह का जजमेंट होना एक अपने आप में ऐतिहासिक है कि उनको समान श्रेणी का दर्जा दिया गया है। लेकिन जो इसके काउंटर पार्ट हैं, इसके तर्क वितर्क करने वाले हैं, उसमें यहां पर जब बात निकल करके आएगी तो ये देखा जाएगा कि जब अन्य समुदाय से यदि वो डिसेबल है, वो प्रबुद्ध है, तो हो सकता है कि फिजिकली वो विकलांग हो सकते हैं बट मेंटली विकलांग तो नहीं होंगे। तो ऐसी स्थिति में जो मार्जिनलाइज्ड हमारा समाज है, सोसाइटी है, वो फिर दब जाएगा, उतना बेनिफिट नहीं मिल पाएगा जितना उनको मिलना चाहिए। जो काउंटर पार्ट करेंगे वो इस पर जो है तर्क देंगे, अपना आर्गू करेंगे। ये सही भी है, गलत भी हो सकता है, लेकिन इसकी किसी भी चीज को दोनों पहलू देखना जरूरी होता है। पक्ष भी देखना होना चाहिए और उसके विपक्ष में भी देखना चाहिए। खैर, ये तो समय बताएगा कि क्या तर्क और वितर्क होता है। तो आज प्राइवेट सेक्टर में भी इंसेंटिव दिया जा रहा है डिसेबल को मौका अधिक से अधिक देने के लिए। इसका मतलब क्या है? एक इनिशिएटिव प्रोग्राम है जो हमारी भागीदारी को अधिक से अधिक उसमें उनको क्या किया जाए, बढ़ावा दिया जाए, चाहे वो जिस भी कम्युनिटी से वो आते हो। उसी के तहत यहाँ पर ये वोकैब दिया गया है। इस वोकैब को हम देखते हैं जिसमें अपहोल्ड, जिसे अप्रूव कहते हैं, सही ठहराना, एक्सटेंड टू शामिल करना सुप्रीम कोर्ट का है, होल्ड डिसाइड रूल करना, इंटाइटल अलाउ अनुमति, ट्रेवल्स कष्ट परेशानी डिफिकल्टी ट्रबल, रिगार्डलेस ऑफ मतलब इस संदर्भ को छोड़े बिना विचार किए हुए, इन बातों को ध्यान में ना रखें, ड्रॉ फ्रॉम ऑब्टेन प्राप्त करना, अंडर प्रिविलेज्ड जो गरीबी से पीड़ित हैं, अंडर रिप्रेजेंटेड प्रतिनिधित्व की कमी यानी डिसेबल पर्सन का देखा गया है कि किसी भी सेक्टर में जितना होना चाहिए दिव्यांग को उतना उनको भागीदारी नहीं हो रहा है, इसीलिए उनका शब्द लिखा गया है अंडर रिप्रेजेंटेड। एट द वेरी लिस्ट बहुत कम, टेक द व्यू विचार करना, कंसेशन यानी जो कहा जाए कि रियायत दिया जा रहा है ना, वो प्राइवेट सेक्टर में इंसेंटिव किया जा रहा है, उसको प्रोत्साहन दिया जा रहा है, उसी में छूट रियायत की बात हो रही है। रूल आ गया है, इसका मतलब जजमेंट आ गया है सुप्रीम कोर्ट का। डिस्क्रिमिनेटरी की बात है, भेदभावपूर्ण बात है। लेजिस्लेशन लॉ कहते हैं उसको, राइट्स अधिकार की बात है। प्रिविलेज मतलब विशेष जो होना चाहिए, स्पेशल बेनिफिट एडवांटेज। मार्जिनलाइज्ड मतलब समाज से जो मुख्य धारा से नहीं आकर के बहुत अलग है, जिनको वो कहते हैं ना कि बिल्कुल गरीबी से पीड़ित हैं और एक अलग किनारे वो बिल्कुल है, वो मुख्य धारा में अभी तक नहीं है, उसी को कहा गया मार्जिनलाइज्ड। बहुत कमजोर, बहुत गरीब तबके की लोग की बात है। अबिस्मली मतलब वेरी बैड, बुरी तरह से। साइट का मतलब किसी बात का वो हवाला देना, उसके बारे में बताना, उसको समझाना, साइट करना, स्पीक करना, से करना।
काउंटर पॉइंट मतलब इसके विरोधी तर्क जो आएंगे निकल करके, इन विशेष फ्यूचर परिकल्पना करने की बात, फॉरकास्ट इसको आप कह सकते हैं। इंसेंटिव प्रोत्साहन देने की बात हो रही है। वाइटल ये इंपॉर्टेंट है। डिसेबल दिव्यांग को कहते हैं। तो आई होप, मुझे उम्मीद है, मैं आशा करता हूं कि अब आप एडिटोरियल को पढ़ेंगे और पढ़ करके समझने का प्रयास करेंगे और इस तरह से आप कंटिन्यू करते रहे तो बहुत कम समय में पढ़ भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। और जब तक लिटरेचर को समझेंगे नहीं तो लिटरेचर को फॉलो नहीं करेंगे। इसलिए लिटरेचर को पकड़ने का प्रयास कीजिए, उसके कंसेप्ट को समझिए, उसके फीलिंग को समझिए, कहना क्या चाहता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए फिर मैं अगले आर्टिकल्स में मिलूंगा। थैंक्स।